हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीबी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम स्टैटिस्टिक्स का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चंस जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 13 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स इज, है ना, पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स का मीन क्या होगा। तो पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, है ना, और इसी तरह 20 तक हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स हो गए। तो इनका मीन क्या होता है, मीन क्या होता है किसी भी चीज का, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इन सब का सम करोगे तो 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है, 10। अब देखो इनका सम निकालना है, तो इनका सम निकालने के लिए मैं देख सकता हूँ इन सब में 2 कॉमन है। तो क्या बचा, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 और इसी तरह यहाँ से 10 बचा। ठीक है। अब आपको याद होगा तो मैंने पिछली क्लास में, है ना, क्या सिखाया था कि पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये बताया था कि n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये पहले n नेचुरल नंबर्स का सम होता है। तो ये 1 से शुरू करते हुए 1 2 3 4 ये पहले नेचुरल नंबर्स ही तो हैं, और कितने हैं, 10। तो इसका सम कितना हो जाएगा, खाली इसका ही सम निकाले तो 10 इंटू 10 + 1 11 बाई 2, तो ये 5 यानी 55 आ रहा है ना, इस चीज का सम। तो इसको अगर मैं पुट करूं तो ये हो गया 2 इंटू 55 बाई 10। तो ये तो कट रहा है इससे, 2 5 जा, और ये इससे कट रहा है कितने टाइम्स, 11। तो मीन कितना हो गया, 11। सही है, 11 देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो है वो 11 है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है द मीडियन ऑफ अ सीरीज इज 10। एक सीरीज है जिसका मीडियन 10 है। 2 एडिशन ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन 7 and 20 आर एडेड टू द सीरीज। इन दोनों को सीरीज के अंदर ऐड कर दिया तो नया मीडियन क्या होगा। लेट से कुछ नंबर्स हैं और यहाँ 10 है, ठीक है। अब इस सीरीज का जो मीडियन है वो क्या है, 10 है। मीडियन होता है मिडल वैल्यू, क्लियर है। अब इसमें जब 7 और 20 ऐड किया है तो 7 जो है इससे पहले आएगा कहीं भी आए, और 20 जो है इसके बाद में आएगा कहीं भी आए। तो अभी क्या कह सकते हैं हम कि 7 और 20 को ऐड करने से, 7 इससे पहले आया 20 इसके बाद आया, तो अभी भी मिडल में तो यही है, अभी भी मिडल में कौन है, यही है। तो यानी कि मीडियन अभी भी कौन है, 10 ही है ना। तो इन दोनों के ऐड करने से मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मीडियन जो है वो 10 ही रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चले। देखो जरा, नेक्स्ट है an additional value 15 is included in a series of 11 values। 11 नंबर्स हैं हमारे पास, है ना, उसमें एक नंबर 15 को इंक्लूड कर लिया गया है, एंड द मीन रिमेन्स अनचेंज्ड। मीन जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो मीन ऑफ द सीरीज वाज, मतलब उस सीरीज का मीन क्या था। अब देखो, मान लो उसमें 11 टर्म्स है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है, क्या, 11। मीन पहले क्या था, कुछ भी होगा, x, और जब इसके अंदर एक नया टर्म जो कि है 15 इसको ऐड किया गया है तो भी मीन अनचेंज्ड है, तो न्यू मीन भी x ही है, यूं कह सकते हो। क्लियर है। अब देखो मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन यहाँ पर x है, सम यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि अपॉन में 11 रखोगे, तो सम आ गया 11x।
क्लियर है? अब देखो नए मीन की बात करें अगर तो फॉर्मूला तो यही है मीन का, नया मीन भी x ही है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम पहले कितना था 11x, अब नया टर्म ऐड हुआ है इसके अंदर 15, तो नया सम ये हो जाएगा 11x प्लस 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। पहले नंबर ऑफ टर्म्स 11 थे, अभी कितना हो गया, एक ऐड हो गया है, 12 टर्म्स हो गए। तो अब यहाँ से 12x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, और ये 11x प्लस 15, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12x माइनस 11x दैट इज 15, तो x जो है वो 15 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि मीन पहले भी 15 ही था। मीन चेंज नहीं होने का क्या मतलब है कि पहले भी वही था जब भी तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा नंबर ऐड हो रहा है, कुछ भी ऐड हो रहा है, तो उस टर्म से मीन पर फर्क पड़ता है। ठीक है, जो भी नया टर्म ऐड होता है ना तो वो मीन को अफेक्ट करता ही है, हमेशा करता ही है। ठीक है, अनलेस अनटिल मीन वही ना हो तो, है ना। अगर मीन पहले से ही वही था और उसमें ही वही ऐड होता जाएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मान लो कि मीन है पहले से ही 15, मान लो कि दो टर्म्स का मीन 15 था, तीसरा भी 15 है, तो अब तीन टर्म्स का कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये दो टर्म्स का था तो 2 इंटू 15 30 प्लस 15, मतलब यूं कह लो पहले दो टर्म्स जो थे ऑन एन एवरेज 15 थे, है ना। मीन 15 होने का मतलब है कि पहले जो है ऑन एन एवरेज 15 मीन था, अभी एक टर्म 15 ऐड कर दिया तो भी 15 ही रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्लियर है? तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पर कि अगर किसी नए नंबर को ऐड करने से मीन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसका मतलब पहले भी मीन वही था। सही है। अब देखो 17th क्वेश्चन में कह रहा है द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन सर्टेन सब्जेक्ट इन अ क्लास आर 20, 19, 50, 48, 50, 36, 35, 50, 40, 40. The mean and mode are respectively. Mean यानी sum of all the observation divided by number of terms. इन सब का सम कर सकते हैं, है ना। क्या है 20 प्लस 19 प्लस 50 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 40। ठीक है, देखो भाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं, 10 स्टूडेंट्स की बात हुई थी। इन सबको हम ऐड कर सकते हैं, इन सबको ऐड करके अगर आप देखोगे तो आएगा आपका 388। ठीक है, इसको जब 10 से डिवाइड करोगे तो 38.8 तो आ गया मीन। ठीक है, 38.8 एक ही ऑप्शन में है तो यहाँ से भी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बता सकते थे। पर मोड की बात करते हैं। अब मोड देखो तो मोड जो है जो सबसे ज्यादा बार आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो यहाँ पर देखो 50 एक बार, दो बार, तीन बार। 40 को देखें तो एक दो ही बार है, तो सबसे ज्यादा बार 50 आए तो 50 जो है वो मोड है। ठीक है, आप मोड से भी बहुत आसानी से बता सकते थे क्योंकि मोड निकालना ज्यादा इजी है। मोड हम इजीली निकाल सकते थे, निकाल लिया। और अगर देखें तो 50 मोड किसी में भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए करेक्ट। मीन निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे आंसर बता सकते थे। क्लियर है? आगे है 18th क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द एवरेज वेट इन केजी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अ क्लास इक्वल्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, एवरेज वेट जो है सभी स्टूडेंट्स का एक क्लास के अंदर, वो किसके इक्वल है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ही इक्वल है, ऐसा इसने बोला। तो अगर मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है तो इनका एवरेज वेट जो है वो भी कितना है, x ही होगा। चलो ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन द एवरेज वेट व्हेन अ टीचर टू 21 kg इज इंक्लूडेड, है ना। जब एवरेज वेट कितना इंक्रीज होता है, एवरेज वेट इंक्रीज होता है कब, जब एक 21 kg का टीचर इसमें ऐड किया जा रहा है, इज इक्वल टू द डिक्रीज इन द एवरेज वेट व्हेन अ स्टूडेंट ऑफ 19 kg इज इंक्लूडेड। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। वो कह रहा है
कि एवरेज वेट उतना ही इंक्रीज कर रहा है जब ये 21 kg का कोई आदमी उसमें उस ग्रुप में ऐड किया जा रहा है। कुछ इंक्रीज कर रहा होगा, कितना वो हमें नहीं पता। आगे कह रहा है जितना इंक्रीज कर रहा है उतना ही डिक्रीज कर रहा है एवरेज वेट व्हेन अ स्टूडेंट, जब एक 19 kg का स्टूडेंट इस ग्रुप के अंदर ऐड किया जा रहा है। क्लियर है, ऐसा इसने बोला। तो अब देखो एवरेज तो है ही हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है, तो यहाँ पर सम देख सकते हैं, है ना। इस आपने मीन का फॉर्मूला पढ़ा है, तो मीन का फॉर्मूला क्या कहता है कि मीन या एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन यानी एवरेज जो है वो x है, सम हमें पता नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो x है, तो यहाँ से सम की वैल्यू कितनी आ गई x स्क्वायर, ठीक है, यानी जितने भी क्लास में बच्चे हैं x उन सबके वेट का सम x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि मीन जो है वो कितना इंक्रीज होने वाला है, कितना इंक्रीज होने वाला है, जितना भी इंक्रीज होगा इसकी वजह से। अब देखो मीन पहले कितना था, x था, ठीक है, अब इंक्रीज होने वाला है। इंक्रीज कैसे होगा, मान लो 10 kg बढ़ गया, मीन मान लो 10 kg बढ़ गया, तो इंक्रीज हम कैसे बताते हैं, जो भी नया है उसमें से पुराना सबट्रैक्ट कर दो, इतना इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहता 12 से 15 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ, तो 3 इंक्रीज हुआ, मीन्स 15 माइनस 12, यही तो इंक्रीज है। क्लियर है, तो इस तरीके से मैं इंक्रीज बता सकता था। अब देखो तो यानी जो नया मीन हो जाएगा यानी नया एवरेज जो हो जाएगा उसमें से पुराना एवरेज घटा के मुझे इंक्रीज पता चल जाएगा कि कितना इंक्रीज हो गया एवरेज में। तो नया एवरेज क्या होगा, दैट इज न्यू सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। न्यू सम, पहले सम कितना था, x स्क्वायर था, ठीक है, अब एक ऐड हो गया है जिसका वेट है 21, तो अब नया सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले x लोग थे इस ग्रुप में, अब एक और ऐड हो गया है ना, तो x + 1 हो गए, इतने लोग हैं इस ग्रुप में। सही है, ये नया मीन हो गया, इसमें से पुराना मीन सबट्रैक्ट कर दिया तो मुझे पता चल गया कितना इंक्रीज है। अब आगे क्या कह रहा है कि इस इंक्रीज को तो देख लिया हमने, अब एक इसी ग्रुप में जब इस 19 kg वाले को ऐड किया था तो मीन डिक्रीज हो गया और उतना ही डिक्रीज हुआ जितना इंक्रीज हुआ था। मीन डिक्रीज कैसे होगा, पुराने में से नया सबट्रैक्ट कर दो, मान लो 12 से 10 हो गया, तो डिक्रीज कैसे पता चला, 12 माइनस 10 2, है ना, इस तरीके से डिक्रीज बता सकते हैं। अब देखो पहले मीन था x, अब नया मीन होगा, टोटल सम है x स्क्वायर, इसमें 19 kg का कोई ऐड हुआ है और टोटल बच्चे अब x थे, अब एक और आ गया ये, तो ये नया मीन हो गया, पर अभी डिक्रीज हो गया, इस वजह से, इसकी वजह से मीन डिक्रीज हो गया। जितना भी डिक्रीज हुआ है वो उसके इक्वल ही है जितना पहले इंक्रीज हो रहा था इस बंदे की वजह से। क्लियर है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है हमें, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर + 21 डिवाइडेड बाय x + 1 माइनस x इक्वल टू x माइनस x स्क्वायर + 19 डिवाइडेड बाय x + 1। तो इस x को भेज दो दूसरी तरफ और इसको इधर ले आओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो x + x हो जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ही ऐड हो जाएंगे और ये हो गया 2 टाइम्स x। अब देखो x स्क्वायर + x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 21 + 19 40, सही है, और ये x + 1 2x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर + 40, इसको इधर ले आओ, 2x × x 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होके माइनस में आ गया, 2x × 1 2x सब्ट्रैक्ट होके माइनस में आ गया, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर तो कट गया, बचा 40 माइनस 2x, 2x को उधर भेज दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 40/2 20, है ना, x की वैल्यू 20 आ गई। हमसे क्या पूछा गया है,
द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, x क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो था, तो स्ट्रेंथ यानी कि 20 बच्चे थे उस क्लास में, सही। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज 11/10 टाइम्स द मीन। मीडियन जो है वो 11/10 टाइम्स है मीन के, और मोड जो है वो 5.2 है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में अगर आप देखो तो मीडियन, मीन, मोड तीनों की ही बात हो गई। जब भी तीनों की बात हो जाए तो ऐसे केस में हम इंपेरिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसका कहना है कि मोड जो होगा वो 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन के बराबर होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जब मीन, मीडियन और मोड तीनों की ही बात हो। तो देखो इसमें कह रहा है कि मीडियन जो है वो 11/10 टाइम्स है मीन के, तो मान लो कि मीन कुछ x है, तो मीडियन क्या होगा 11/10 टाइम्स द मीन, सही है, ये तो ठीक है। अब मोड हमें दिया ही हुआ है, मोड दैट इज 5.2, ठीक है। इन सब की वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो जरा, मोड 5.2 है, 3 टाइम्स मीडियन, मीडियन हो गया 11/10x माइनस मीन है x, तो चाहे तो एलसीएम ले लो, यहाँ पर 10 आ गया, 3 × 11 33 माइनस 2 × 10 20, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52, 33 माइनस 20 इज 13x, तो x की वैल्यू आ गई 52/10, 52/13, तो ये कट रहा है इससे, 13 4 जा 52, तो x तो 4 आ गया। हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द मीडियन, हमसे मीडियन पूछा जा रहा है। मीडियन की वैल्यू क्या है 11/10 है ना, मीडियन है 11/10x। अब x की वैल्यू 4 आई है, तो ये आ गया 44/10, ये क्या होता है 4.4 होता है कि नहीं, सही है ना। तो 4.4 देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है इफ द नंबर 6 8 2x -5 2x -1 15 17 20 and 22 आर इन असेंडिंग ऑर्डर देन इट्स मीडियन इज, है ना। इसका मीडियन क्या होगा, देखो जरा समझते हैं। कितने टर्म्स हैं ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ है मेरे ख्याल से, 2x -5 एक इकलौता टर्म तो नहीं है, चलो देख लेंगे इसको, दोनों तरीके से करके देख लेंगे, है ना, ठीक है। दोनों से करके देख लेंगे इसको। अगर 2x -5 एक ही टर्म होता तो क्या होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स होते तब, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो ये अलग और ये अलग, तो 9 टर्म हो जाते, ठीक है। सबको यूज करके देखते हैं, पहले इसी केस को सॉल्व करते हैं। तो मीडियन की बात करेंगे, अब यहाँ पर इस केस में n जो है वो 9 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 9 है, यानी ऑड है। तो ऐसे में मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है n + 1/2th टर्म, तो यानी कि n + 1/2th टर्म क्या होगा 10/2 फिफ्थ टर्म जो है वो मीडियन होगा। तो यहाँ पर 10 है, एक्चुअली मीडियन हमें कुछ और दिया हुआ था ना, मीडियन क्या दिया हुआ है, मीडियन हमें दिया हुआ है 14, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। फिफ्थ टर्म देखो क्या है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म 15 है, तो इससे तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इससे तो नहीं हो रहा, दूसरे को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्योंकि इसमें 8 टर्म्स हैं, अब 8 टर्म्स इवन है, तो ऐसे में मीडियन क्या होता है, जब भी n इवन हो तो n/2th टर्म प्लस उससे नेक्स्ट टर्म यानी n/2 + 1th टर्म बाय 2, ये मीडियन होता है। तो मीडियन तो हमें दिया हुआ है 14,
n/2th टर्म, 8/2 फोर्थ टर्म, 1 2 3 4 फोर्थ टर्म ये हो गया, ठीक है। 2x माइनस 1 था, प्लस फिफ्थ टर्म 15 है, डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं। 14 इंटू 2 28, 15 माइनस 1 14, 14 को इधर लाकर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये 2x 14 इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो 7 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ही टर्म था, ठीक है, तो इससे ही अपना आंसर आ गया है 7। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 21, कह रहा है इन अ क्लास एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज p सेंटीमीटर। सभी स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट p है। अमंग देम, उसमें से एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज q। 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट q है एंड द एवरेज हाइट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज r, और बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट r है। तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। तो मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x, मान लेते हैं x स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अगर x स्टूडेंट्स हैं और उन सभी की एवरेज हाइट कितनी थी p, तो एवरेज का फॉर्मूला यानी मीन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन है p, तो यहाँ से सम कितना आएगा? आप हमेशा ध्यान रखो, सम जो होता है ना वो मीन इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही होता है ना। आप देखोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ही तो सम आएगा, तो हम इसका डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x हैं, तो px जो है वो पूरी क्लास के हाइट का सम है, पूरी क्लास के हाइट का, ठीक है। अब देखो इसमें से 10 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट q है, तो देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10, उनकी एवरेज हाइट q, तो उन 10 के हाइट का सम क्या होगा? 10 इंटू क्यू होगा, है ना। तो उन 10 के हाइट का सम देखेंगे तो 10 इंटू क्यू होगा। क्या कोई दिक्कत है किसी को? इस तरीके से, है ना। सेम बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स की हाइट का सम अगर देखोगे तो क्या होगा? पहली बात, टोटल कितने बच्चे थे? x, इसमें से 10 की बात हो चुकी है तो बचे कितने? x माइनस 10। ये तो अपना नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, इंटू उनकी एवरेज हाइट। उनकी एवरेज हाइट कह रहा है वो r, तो ये उनका हाइट का सम है। तो ये वो सभी बच्चे हैं क्लास में, उन सब की हाइट का इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो सम आ जाएगा। और ये यहाँ पर पूरी क्लास के एवरेज हाइट नहीं है, ये पूरी क्लास की हाइट का सम है। तो यानी कि ये सम और इन दोनों का सम सेम होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी क्लास के बच्चों की हाइट ही तो है, ठीक है। तो कर लो, यानी यहाँ से px और यहाँ से 10q प्लस rx माइनस 10r इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर इस rx को इधर भेज दे तो px माइनस rx हो जाएगा, और इधर 10 कॉमन ले लें तो q माइनस r हो जाएगा। इधर x कॉमन ले लें तो p माइनस r हो जाएगा, और ये 10q माइनस r है। ये p माइनस r को नीचे भेज दोगे तो ये हो जाएगा 10q माइनस r डिवाइडेड बाई p माइनस r, है ना। तो ये x यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे 10q माइनस r अपॉन p माइनस r, ऑप्शन डी में मिल जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट है 22nd। इसमें कह रहा है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36। ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 25, मीन कितना है? 36। आगे कह रहा है इफ मीन ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32, पहले 13 ऑब्जर्वेशंस का मीन 32 है, एंड दैट ऑफ लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 39। लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वेशन का मीन 39 है, तो 13th ऑब्जर्वेशन हमें बताना है। लेट्स से ये कुछ ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, x13, 14 और ये 25 ऑब्जर्वेशन है। इसमें कह रहा है कि पहले 13 का एवरेज कितना दिया हुआ है? 32, और पूरे 25 का ऑब्जर्वेशंस का एवरेज जो है वो मीन जो है वो 36 है। तो मीन हम जानते ही हैं क्या होता है, सम अपॉन नंबर। मीन
हमें दिया हुआ है 36, तो अगर मैं इन सब का सम निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, नंबर कितने थे 25 ऑब्जर्वेशन, तो सम यानी x1 x2 x3 अप टू x25, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर सकते हैं 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 3 75 प्लस 15 90, ठीक है, इन सब का सम आ गया, ठीक है, ये हमने रख लिया। अब अगर आगे बढ़े तो पहले 13 का मीन जो है वो दिया हुआ है 32, यानी सम नंबर से निकाल सकते हैं हम इसको, पहले 13 का, तो मीन जो है वो 32 है, ऑब्जर्वेशन है 13, तो पहले 13 का सम आ जाएगा 32 इंटू 13, ठीक है, तो ये 13 2 जा 26, 13 3 जा 39 और 2 41, ठीक है, इन सब का सम आ गया ये। अब देखो इसी तरह लास्ट के 13 की बात करेंगे तो ये क्या होगा, लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशन जो हैं कहाँ है, देखो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो लास्ट के 13 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, क्लियर है, तो इन सब का मीन जो है वो कितना दिया हुआ है 39 दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 39 उनका मीन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 13 ही है, x 13 से शुरू करते हुए 25 तक चले गए, तो ये लास्ट 13 टर्म्स का मीन हो गया और इसका सम आ जाएगा 13 इंटू 9 117, तो 11 बचा, 13 इंटू 3 39 प्लस 11 50 है ना, तो ये उन सब का सम आ गया। अब अगर आप देखो और इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, x1 x2 x13 x13 से x25, तो ऐड करके आया 7 और 6 13, 1 और 1 2 5 4 9, पक्का 923 आ गया है ना, इन सब का सम, तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 x13 फिर x13 x25, ठीक है। अब आप देखोगे तो ये x1 से लेकर x25 टर्म्स तक का समय बस ये एक्स्ट्रा है, अगर इसको हटा दें तो x1 से लेकर x25 तक का समय, और ये तो मेरे पास था ही, ये रहा कितना 900, तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 923 प्लस x1 है ना, ये x13 आ जाएगा और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उन सब का सम तो 900 था ही, तो इस 900 को दूसरी तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 923 माइनस 900, तो बचेगा क्या x13 और ये आ गया 23, तो 13th टर्म जो है वो 23 हो जाएगा, अगर हम देखें तो ऑप्शन डी में हमें मिल जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो 23rd क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दी एवरेज हाइट ऑफ प्यूपिल्स ऑफ अ क्लास इज 46 kg, है ना, एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट 46 kg है, दी एवरेज वेट ऑफ बॉयज, है ना, एवरेज वेट की बात हो रही है ना, दी एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर रिस्पेक्टिवली 50 kg एंड 40 kg, है ना, बॉयज की का एवरेज वेट 50 kg है और गर्ल्स का एवरेज वेट 40 kg है, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो लेट कर लो, हमें पता तो है नहीं, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, बॉयज गर्ल्स को मिला दो तो x प्लस वाई, इतने टोटल स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है। अब एवरेज की बात हो रही है, पूरी क्लास का जो एवरेज है वो हो जाएगा सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज 46 kg है
तो पूरी क्लास के वेट का सम हो जाएगा 46 इंटू टोटल x प्लस वाई, है ना। ये पूरी क्लास के वेट का सम होगा, ठीक है। अब देखो, अगर खाली बॉयज के वेट का सम निकालोगे तो बॉयज कितने हैं, x हैं, उन सब का एवरेज वेट कितना है 50। तो बॉयज का वेट का सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो इस फॉर्मूले से एवरेज 50 नंबर ऑफ बॉयज x, तो 50x उनका वेट का सम हो गया, ठीक है। और सम ऑफ गर्ल्स निकालोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 इंटू वाई, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स y है, उनका एवरेज वेट 40 है, तो 40 इंटू वाई। अब देखो, ये पूरी क्लास के वेट का सम है, ये बॉयज का सम, ये गर्ल्स का। अगर बॉयज और गर्ल्स का सम किया जाए यहाँ से, तो ये सम और ये सम इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स 46 इंटू एक्स प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 50x प्लस 40y। सॉल्व कर लो, 46x प्लस 46y इक्वल टू 50x प्लस 40y। भेज दो, गर्ल्स को इधर ले आओ, 46y माइनस 40y, और ये 50x माइनस 46x, तो ये कितना हो गया 6y, और ये 4x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका, क्या था 6y और 4x, तो कट रहा है 2 से 2 2 जा 2 3 जा। तो अगर बॉयज और गर्ल्स के एवरेज हाइट की बात हो रही है तो x अपॉन वाई और ये 3/2, तो बॉयज और गर्ल्स के का रेशो जो है वो कितना हो गया, x:y कितना हो गया 3:2, ठीक है। तो 3:2 जो है बॉयज और गर्ल्स के हाइट का वेट का रेशो हो गया, क्लियर है। तो 3:2 ऑप्शन बी में हमें ये मिल गया, क्लियर है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से पूछे गए थे उनको डिस्कस किया। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।